नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग इस एपिसोड में बात करेंगे प्रकाश को लेकर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ टू डेवलप लाइट थ्योरी, प्रकाश का उद्गम कब हुआ और प्रकाश की थ्योरी का विकास, प्रकाश को किस तरीके से परिभाषित किया गया, प्रकाश की परिभाषा को किस तरीके से वन बाय वन डेवलप किया गया। आज हम लोग इसमें प्रकाश की ही प्रॉपर्टी को सीखने वाले हैं। प्रकाश को, प्रकाश के स्रोत से लेकर के, प्रकाश की प्रॉपर्टी से लेकर के और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की सारी घटनाएं वन बाय वन हम लोग देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम लोग सीखेंगे कि प्रकाश का स्रोत, प्रकाश को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, क्या कृत्रिम भी प्रकाश को उत्पन्न किया जाता है, इसकी क्या उदाहरणाएं हैं, उन बारों में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहली टॉपिक होगी हमारी प्रकाश, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, ठीक है, कहेंगे सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश स्रोत की बात करेंगे। प्रकाश स्रोत क्या होता है? देखिए, प्रकाश स्रोत की बात करें तो सबसे पहली बात, प्रकाश को उत्पन्न करना, मतलब जिस स्थान से प्रकाश उत्पन्न हो सकता है, प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम के लिए, सोलर सिस्टम, सौरमंडल, सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह माने जाते हैं। वैसे तो 9 है, लेकिन अवधारणा है 8 की, 8 को मान्यता दी गई है क्योंकि ग्रहों के नियम को का जो पालन होता है वो 8 ग्रह ही करते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम के लिए एक सबसे बड़ा स्रोत प्रकाश का है तो सूर्य है। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का सबसे निकटतम तारा है और जितने भी ग्रह होते हैं सूर्य के चारों तरफ ही चक्कर लगाते हैं। तो इसलिए प्रकाश जो का सबसे बड़ा स्रोत पृथ्वी के लिए या अन्य 8 ग्रहों के लिए सूर्य ही है। तो हम बात करते हैं प्रकाश के स्रोत की। प्रकाश के स्रोत मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कृत्रिम होता है और एक प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक स्रोत जो नेचर द्वारा बनाई जाती है, जैसे प्रकाश का स्रोत हो गया, ये कौन? सूर्य हो गया। अगर आपके दिमाग में बन रहा होगा चंद्रमा, तो चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं। चंद्रमा एक अदृश्य वस्तु है। अदृश्य वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश का परावर्तन करती हैं। जिस तरीके से देखते होंगे आप चमकते शीशे की बात, शीशा चमकता हुआ दिखाई देता है, तो क्या शीशे के पास खुद का प्रकाश है? नहीं। वो शीशा जो होता है वो किसी दूसरे वस्तु से प्रकाश लेकर के और उस प्रकाश को प्रसारित कर देता है, उसे प्रसारित करने का काम करता है। तो हम शीशे को कोई भी दीप्त वस्तु नहीं कह सकते। उसी तरीके से चंद्रमा के पास खुद की रोशनी नहीं होती, जिस कारण से चंद्रमा को हम लोग दीप्त वस्तु नहीं कह सकते, अदीप्त वस्तु कहेंगे। तो ये देखते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं। प्रकाश के स्रोत की बात करते हैं। प्रकाश का स्रोत प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों रूपों में होता है। दोनों रूपों में होता है। अगर हम प्रकाश के कृत्रिम स्रोत की बात करें तो कहेंगे, सॉरी, प्राकृतिक स्रोत पहले देखते हैं। प्राकृतिक स्रोत, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है, सबसे पहले तो हमारा सूर्य ले लिया जाएगा। क्या रखा जाएगा? सूर्य हमारा हो जाएगा प्राकृतिक स्रोत। दूसरा कह सकते हैं तारे। जितने भी तारे हैं, देखिए सूर्य भी एक तारा ही है। देखिए सूर्य जो है
ब्रह्मांड का सबसे छोटा तारा माना जाता है ना। और जितने भी तारे होते हैं सूर्य से बड़े होते हैं, ठीक है। तो सूर्य एक छोटा तारा है जो हमारे सोलर सिस्टम को प्रकाशित करता है, और इससे और जितने भी तारे आपको दिखाई देते हैं वो सूर्य से कई गुना बड़े हैं। लेकिन दरअसल बात एक ये है कि सूर्य हमारे बहुत पास होता है, तो सूर्य हमारे बहुत पास होने के कारण सूर्य की रोशनी में ज्यादा हमारे तक पहुंच पाती है। और जो तारे हैं सूर्य की तुलना में बहुत बड़े हैं, लेकिन वो सूर्य की तुलना में वो हमसे बहुत कई प्रकाश वर्ष दूरी पे है, जिसके कारण से उनके प्रकाश हमारे तक आसानी के साथ नहीं पहुंच पाता, और वो प्रकाश पहुंचता भी है हम लोगों तक तो उसकी जो तीव्रता होती है वो बहुत कम हो जाती है, ज्योति तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी। बात समझ आ रही है? तो बहुत सारे तारे हैं, जिस तरीके से बहुत दूर कोई मरकरी जल रही हो बहुत दूरी पर, और आपके घर में एक कोई दीपक जल रहा हो, तो उस दीपक का प्रकाश आपके लिए बहुत ज्यादा होगा उस मरकरी की तुलना में। लेकिन क्या वो मरकरी जो है दीपक की तुलना में प्रकाश कम उत्पन्न कर रहा है? ऐसा तो नहीं है। मरकरी जो है वो बहुत ज्यादा प्रकाश उत्पन्न कर रहा होगा, लेकिन वो आपसे दीपक की तुलना में वो बहुत दूरी पर है, जिसके कारण उसका प्रकाश आप तक नहीं पहुंच पाता होगा। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मरकरी का जो प्रकाश उत्सर्जन की क्षमता है वो दीपक की अपेक्षा कम है। उसी तरीके से सूर्य जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे निकटतम तारा है, और जिसके कारण से हमें जो है भरपूर ऊर्जा सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है, प्रकाश प्राप्त होता है। लेकिन अन्य जितने भी तारे हैं वो सूर्य से लगभग कई गुना दूर है। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अगर हम कहें तो 149 मिलियन किलोमीटर होती है। 100 कितना 149 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। इस बात की व्याख्या कब की गई थी? अभी जल्दी की गई है 20वीं शताब्दी में, 19वीं-20वीं शताब्दी में। लेकिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 19वीं और 20वीं शताब्दी बताई गई 149.6 मिलियन किलोमीटर होती है, ठीक है। इस बात की व्याख्या की गई। लेकिन तुलसीदास जी 16वीं सदी में ही 1574 ईस्वी में 74 में रामचरितमानस की रचना खत्म हुई, और 1575 ईस्वी में हनुमान चालीसा की रचना किया, और उसमें उन्होंने लिखा युग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्योताई मधुर फल जानू। अगर इसको डिकोड किया जाए, इसको कैलकुलेट किया जाता है, युग सहस्त्र योजन, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं और ये डिस्टेंस अगर हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं तो वो दूरी लगभग 149 मिलियन किलोमीटर आती है। इस बात की व्याख्या 16वीं शताब्दी में ही की गई थी तुलसीदास के द्वारा, लेकिन साइंटिफिकली इसको मान्यता प्राप्त हुई 19वीं-20वीं शताब्दी में। हमारे वैज्ञानिकों ने इसको गणना की। तो इतनी किलोमीटर दूरी पर है और प्रकाश वहां से हमारे तक आसानी के साथ पहुंच जाता है। लेकिन इनकी तुलना में जो और अन्य तारे हैं ये कई गुना ज्यादा दूरी पर है, और जिससे प्रकाश की तीव्रता हमारे तक नहीं पहुंच पाती। बात समझ आ रही? तो प्राकृतिक स्रोत हो गए, और प्राकृतिक स्रोत में ही हम देख सकते हैं चंद्रमा को भी, ठीक है। चंद्रमा भी प्राकृतिक स्रोत है। अभी हम बात नहीं कर रहे हैं दीप्त और अदीप्त वस्तु की। जब दीप्त और अदीप्त वस्तु की बात करेंगे तो यहां पे हम बताएंगे आपको कि सूर्य और तारे दीप्त वस्तुएं हैं और चंद्रमा अदीप्त वस्तु है, क्योंकि यह प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः नहीं करता है, ठीक है। और कृत्रिम स्रोत की बात करें, कृत्रिम स्रोत में जैसे लालटेन हो गया। लालटेन आज के डेट में तो नहीं दिखती होगी, है ना, मॉडर्न लालटेन आ गई है बल्ब वाली, ठीक है। लालटेन हो गया, बल्ब हो गया, दीपक आप लोगों ने देखा होगा, दीपक हो गया, मोमबत्ती हो गई, और बहुत सारी चीजें हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। ये मनुष्य द्वारा बनाई जाती है। ये वस्तुएं जो है, ये जो वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, ये मनुष्य द्वारा बनाई जाती है। इस कारण से इसे हम कहते हैं कृत्रिम स्रोत, और ये वस्तुएं प्रकृति द्वारा निर्मित है, जिससे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक स्रोत।
ये जो प्रकृति द्वारा और मनुष्य द्वारा ये जो वस्तुएं निर्मित हैं, इनमें भी जो वस्तुएं हैं ये दो प्रकार से वितरित की जाती हैं, दो प्रकार से वर्गीकृत की जाती है। सबसे पहली बात आती है दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं कहेंगे, दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं भाई, लिखते हैं उसके बाद बताते हैं आपको। वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः करती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं लुमिनस बॉडी। लुमिनस बॉडी, ठीक है, लुमिनस बॉडी कहा जाता है। बात सुन आ रही है? लुमिनियस बॉडी, सॉरी गलती हो रही है, लुमिनियस बॉडी, लुमिनस बॉडी दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे वह कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः करती है, बताइए। अब इसमें जो है प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत से लेना देना नहीं है, इनमें दोनों वस्तुएं शामिल होगी दीप्त वस्तुओं में। जैसे क्या हो गया, सूर्य जो है, क्या सूर्य प्रकाश किसी दूसरे से लेता है? नहीं, सूर्य स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तारे भी प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः करते हैं। लालटेन भी प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः करता है। बल्ब, मोमबत्ती और दीपक, ये सारी वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः करती हैं। और जब ये प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः करती हैं तो इन वस्तुओं को हम कह सकते हैं, ये वस्तुएं हमारी क्या कहलाएंगी? ये वस्तुएं क्या कहलाएंगी? बोलिए, क्या कहलाएंगी ये वस्तुएं? लुमिनस बॉडी कहलाएंगी, दीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, दूसरी टॉपिक हमारी होगी दीप्त वस्तुएं हो गई। दूसरा हम देखेंगे अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं, इसे हम लोग इंग्लिश में कह लेते हैं, इसकी अंग्रेजी होती है नॉन लुमिनियस बॉडी। नॉन लुमिनियस बॉडी, ठीक है, नॉन लुमिनियस बॉडी वो वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः नहीं करते। जैसे मैं अगर दिखाई दे रहा हूं तो क्या प्रकाश मैं उत्सर्जित कर रहा हूं? ऐसा तो है नहीं। प्रकाश जो है किसी दूसरे वस्तु से आ रहा है, किसी बल्ब से आ रहा है, किसी मरकरी से आ रहा है, और वो प्रकाश हमारे तक पहुंच रहा है और हमारी बॉडी से टकरा करके ये प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। ठीक है, तो मेरी बॉडी प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर रही है, तो ये मेरी बॉडी जो हो गई, ये क्या हो गई? अदीप्त वस्तु हो गई। तो कह रहे वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः नहीं करती, करती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम एक उदाहरण की बात करें, जैसे उदाहरण अगर देखें हम, तो सबसे पहले तो चंद्रमा हो जाता है। कृत्रिम स्रोत है चंद्रमा। चंद्रमा के पास कोई अपना प्रकाश होता नहीं है। ये जो होता है, ये सूर्य के प्रकाश को ही क्या करता है? पृथ्वी पर प्रसारित कर देता है। दूसरा अगर हम कहें तो दर्पण कह सकते हैं।
क्योंकि जब दर्पण पे प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश क्या करता है, एक स्थान दूसरे स्थान पे स्थानांतरित कर देता है, विकृत कर देता है, उसका प्रकाश नहीं होता, खुद का प्रकाश नहीं होता। और अन्य सारी वस्तु, रेडियम, रेडियम भी देखे होंगे आप लोग, रेडियम जब आप रोड पे गाड़ी चलाते होंगे, रोड पे चलते समय देखते होंगे, है ना, जब प्रकाश किसी भी प्लेट से टकराता है, छोटे छोटे रेडियम लगे होते हैं रोड पे, है ना, और जो रोड के साइड में बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, उससे भी रेडियम की मात्रा, रिफ्लेक्टर लगाया गया होता है। और जब प्रकाश उससे टकराता है तो टकराने के बाद ऐसा लगता है कि वो जो लाइट्स है वो जल रही है, वो रेडियम जल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जो प्रकाश लाइट पड़ता है बाइक या फोर व्हीलर की, जो प्रकाश उस पटल में पड़ता है तो परावर्तित होकर हमें दिखाई देता है, रिफ्लेक्टर, है ना। तो हमको लगता है ऐसे कि वो प्रकाश, मतलब वहां से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वो वस्तुएं कहलाती हैं क्या, क्या कहलाती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। बात समझ आ रही है। ये प्रकाश के स्रोत में दो चीजें हुई, प्रकाश, वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, है ना, प्रकाश स्रोत कहलाती है, जैसे सूर्य, तारे, चंद्रमा। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दीप्त, एक होती है अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः करती हैं, खुद प्रकाश का उत्सर्जन करें, जैसे हमने अभी बताया, तारे हो गए, सूर्य हो गए, लालटेन हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, दीपक हो गया, इत्यादि वस्तुएं हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः करती हैं, हम कह सकते हैं क्या, दीप्त वस्तुएं। और वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः नहीं करती हैं वे अदीप्त वस्तुएं कहलाती है, कह सकते हैं चंद्रमा, दर्पण, रेडियम इत्यादि वगैरह वगैरह। बात सुना रही है, बोलिए, कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है आपको? चलिए आगे चलते हैं, इसको अरेंज करते हैं। हम लोग थोड़ा सा प्रकाश के प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, ठीक है, प्रकाश के प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, प्रकाश किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। प्रकाश के प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं, प्रकाश क्या है। आइए देखते हैं प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुणों की बात हम लोग करेंगे, प्रकाश के गुण क्या है। प्रकाश के अनेकों गुण हैं। सबसे पहली बात तो यह है, समझने वाली है, कि प्रकाश जो है, प्रकाश को हम देख नहीं सकते, प्रकाश इनविजिबल है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हम प्रत्येक वस्तुओं को हम देख सकते हैं। और प्रकाश एक जादू है, समझिए कि प्रकाश के कारण ही ये जो संसार है हमें रंग बिरंगा दिखाई देता है। अगर लाइट ना हो, प्रकाश ना हो, तो हम देखते हैं कि सारी वस्तुएं एक कलर की दिखाई देती हैं, ब्लैक दिखाई देती हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिवर्स का कलर जो है, यूनिक कलर जो है वो ब्लैक ही है, ठीक है। लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में प्रत्येक वस्तुएं रंग बिरंगी दिखाई देती हैं। और प्रकाश चूंकि अदृश्य है, प्रकाश दृश्य नहीं है, प्रकाश अदृश्य है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जिस तरीके से हवा होती नहीं है लेकिन हवा को महसूस किया जा सकता है, उसी तरीके से प्रकाश होता नहीं है लेकिन प्रकाश की वजह से वस्तुओं को देखा जा सकता है। बात समझ आ रही है मेरी? चलिए लिखते हैं इसके कुछ गुणों के बारे में, लिखते हैं इससे कुछ गुणों के बारे में लिखते हैं। पहले लिखेंगे प्रकाश अदृश्य है, प्रकाश अदृश्य है, अदृश्य है, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में संसार रंग बिरंगा दिखाई देता है, रंग बिरंगा दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात क्या है, प्रकाश दिखाई नहीं देता है, प्रकाश अदृश्य होता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तु को देख पाते हैं कि यह वस्तु ब्लैक है
ये ब्लैक हमने लिखा है, ये व्हाइट है, ये हमारा कपड़ा कैसा है ना, ये रक्षा का कलर कैसा है, ये सारी चीजें हम लोग देख पाते हैं, कलर का भी भेद कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रकाश होता है, प्रकाश में अनेक कलर, 7 कलर लगभग विद्यमान होते हैं। उसको हम लोग पढ़ेंगे 1 by 1 टॉपिक पे जब आएगी प्रॉपर्टी तो। लेकिन इतना जानेंगे कि प्रकाश के कारण ही ये दुनिया जो है रंग बिरंगी दिखाई देती है। अगर प्रकाश ना हो, प्रकाश की उपस्थिति ना हो, तो ये संसार रंग बिरंगा दिखाई नहीं देगा, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगा, पूरा ब्लैक। ठीक है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, रेखा में चलता है। सबसे बड़ी बात, प्रकाश जब किसी स्रोत से निकलता है, किसी बिंदु स्रोत से निकलता है या किसी भी स्रोत से निकले, तो प्रकाश सीधी रेखा में जाता है। वो प्रकाश तब तक सीधी रेखा में जाता है जब तक कि वो किसी पटल से न टकराए। और जब प्रकाश किसी पटल से टकराता है, यहां से टकराया, प्रकाश आया, यहां से टकराया, और टकराने के बाद ये प्रकाश पुनः मुड़ जाता है। और जितने कोण पर ये प्रकाश टकराता है, उतने कोण पर क्या होता है? पुनः परावर्तित हो जाता है। इस बात की व्याख्या यूक्लिड ने 300 बीसी पूर्व कर दी थी, अपने ऑप्टिक्स ग्रंथ में लिखा था। प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या 300 बीसी पूर्व कर दी गई थी कि प्रकाश जितने कोण पर किसी तल से टकराता है, उतने ही कोण पर मुड़ करके पुनः वापस लौट जाता है। बात समझ आ रही है? तीसरा अगर देखेंगे, तीसरी घटना कहेंगे प्रकाश पारदर्शी माध्यम जो होता है, पारदर्शी माध्यम को पार कर जाता है। जैसे किसी वस्तु को, जैसे हम देख सकते हैं, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, शीशा हो गया, मतलब पारदर्शी माध्यम है जिसको हम इस पार से उस पार देख सके। प्रकाश उस पारदर्शी माध्यम को भेद करके आगे निकल जाता है। तो कहेंगे प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। ठीक है। पारदर्शी माध्यम से गुजरता है लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता है। सबसे बड़ी बात, अपारदर्शी माध्यम क्या होता है? ऐसी वजह से मान लीजिए कि ये दीवार, ये हमारा प्लेट है ना, ये हमारा बोर्ड है, क्या ये बोर्ड के इस पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो ये अपारदर्शी माध्यम हो गया। तो अपारदर्शी माध्यम को, प्रकाश जो है अपारदर्शी माध्यम को से गुजर ही नहीं सकता है, एक पार से दूसरे पार नहीं जा सकता। लेकिन अगर कोई पारदर्शी माध्यम हो, जैसे कांच हो, शीशा है ना, ग्लास हो, वो चश्मे वाला ग्लास हो, प्लास्टिक हो, सफेद पन्नी हो, तो प्रकाश ऐसे इस माध्यम से उस माध्यम में एक पार से दूसरे पार आसानी के साथ गुजर सकता है। लेकिन अपारदर्शी माध्यम को प्रकाश पार नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात समझ में आ रही है? तीसरी टॉपिक समझ में आ रही है? प्रकाश अपारदर्शी माध्यम को से नहीं गुजर सकता, पारदर्शी माध्यम से ही गुजर सकता है। चौथी सबसे बड़ी बात यह है, प्रकाश को गुजरने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे साउंड को ट्रेवल करने के लिए, जैसे दो व्यक्ति अगर एक रूम में बैठे हुए हैं तो वो सामान्यतः एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए, साउंड को एक स्थान दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हवा एक माध्यम होता है एक स्थान दूसरे स्थान पर साउंड को ट्रांसफर करने के लिए। हवा में प्रकाश की चाल सबसे धीरे होती है, पानी में प्रकाश की चाल थोड़ा और तेज होती है, ठोस में प्रकाश की चाल और ज्यादा हो जाती है। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए, साउंड को स्थानांतरित होने के लिए, साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन
प्रकाश को गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को एक स्थान दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। अगर यहाँ पे हवा है, हवा को भी निकाल दिया जाए तभी प्रकाश एक स्थान दूसरे स्थान पर आसानी के साथ स्थानांतरित हो जाएगा। पास में आ रही है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रकाश को गुजरने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी माध्यम, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कोई भी माध्यम हो, प्रकाश आसानी के साथ गुजर सकता है। बस दरअसल बात यह होनी चाहिए कि वह माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। अपारदर्शी होगा तो प्रकाश वहां से नहीं गुजर सकता। ठीक है? अगर पारदर्शी माध्यम है तो प्रकाश आसानी के साथ गुजर पाएगा। ठीक है? कल हमने पढ़ा था एक टॉपिक और पिछली वीडियो में, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, सबसे बड़ी बात। और कल हमने बताया था इस बात को, मैक्सवेल ने इस बात की पुष्टि की थी 1884 से। ठीक है? चलिए 7वें टॉपिक लिखते हैं, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 ले सकते हैं। 7800 या कहीं कहीं 7000 देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ये 3900 भी लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत लेने वाली नहीं। 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है तरंगदैर्ध्य। समझते हैं? तरंगदैर्ध्य मतलब प्रकाश की चाल। अगर हम ले लें ये, तो ये हमारा हो गया श्रृंग, इसको हम कहते हैं क्या? श्रृंग। और ये हमारा हो गया क्या? गर्त। तो एक श्रृंग तथा दूसरे श्रृंग के जो बीच की दूरी होती है वही कहलाती है एक तरंगदैर्ध्य। या एक गर्त और दूसरे गर्त के जो बीच की दूरी होती है वही कहलाती है क्या? क्या कहलाती है? तरंगदैर्ध्य कहलाती है। तो प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें 7 अलग अलग कलर जो होते हैं वो विद्यमान होते हैं श्वेत प्रकाश में, और सभी प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो अलग अलग होती है। इसके बारे में हम लोग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। बस इतना जानिए कि प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है इतना से इतना तक होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ये, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ये प्रकाश की चाल। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे 8वीं टॉपिक, प्रकाश की चाल। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाती है, इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाती है आपके लिए कि प्रकाश की चाल। 8वीं पॉइंट हमारी है प्रकाश की प्रॉपर्टी में, 8वीं पॉइंट और अंतिम पॉइंट होगी प्रकाश की चाल। ज्यादा ना पढ़ते हुए थोड़ा सा इसमें समझेंगे। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम गैलीलियो ने मापा था। गैलीलियो गैलीली का नाम सुने होंगे आप लोग। गैलीलियो गैलीली ने सर्वप्रथम प्रकाश के बारे में अपनी व्याख्या दी, और इन्होंने दो व्यक्तियों को लिया और दोनों व्यक्तियों को अलग अलग लालटेन लेकर खड़ा कर दिया, और ये प्रकाश की चाल को मापना चाहते थे। लेकिन प्रकाश की चाल इतनी ज्यादा थी कि ये विभेद न कर पाए, और इनके द्वारा एक वक्तव्य दिया गया कि प्रकाश की चाल 1.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन ये बात गलत थी। और कुछ समय बाद एक व्यक्ति आए जिनका नाम था ओले रोमर। इन्होंने सटीकता के साथ अपनी सबसे एक्सपेरिमेंटल थ्योरी दी और उसके आधार पर प्रकाश की चाल को 2,14,000 मीटर पर सेकंड की तरफ से मापा। लेकिन ये एक ऋषि नहीं रहे, बीच में और साइंटिस्टों ने भी इसका मापन किया। एक बृहद चर्चा है जिसको हम लोग एक अलग टॉपिक से जानेंगे, और सबकी एक्सपेरिमेंट अलग अलग देखेंगे। ठीक है? हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं,
तो इसमें सिर्फ इतना जानेंगे कि किसका कितना योगदान है। बाद में कई सारे लोगों ने प्रकाश पर चर्चा की, लेकिन इनका एक्सपेरिमेंटल जो मेथड था ये सबसे यूनिक था। इसके बाद इन्हीं के मेथड को आगे बढ़ाते हुए लोगों ने प्रकाश की जो चाल थी उसको गणना के लिए उपयोग में लाया। और बाद में चल करके 19वीं सदी में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था माइकलसन मोरले, माइकलसन मोरले एंड और मोले, सॉरी फिजो। माइकलसन मोरले और फिजो ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया, और इन लोगों के एक्सपेरिमेंट का नाम ही था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। और इन लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट में प्रकाश की चाल को सी से रिप्रेजेंट किया और इन्होंने बताया कि प्रकाश की चाल 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड होती है। इन लोगों ने एक्यूरेटली प्रकाश की चाल को मापा एक्सपेरिमेंट करके, और कई सारे एक्सपेरिमेंटों में इन्होंने इसको ज्ञात किया और वहां पर लगभग 0.4% की त्रुटि आई। 0.4% बहुत ज्यादा कोई बड़ी त्रुटि नहीं होती है। जब इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा अलग अलग जगहों से इन्होंने इसका सत्यापन किया तो वहां पर उनको 0.4% की त्रुटि मिली माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को। इस कारण से इसको एक ऑथेंटिक रूप मिला प्रकाश की चाल C बराबर 29,97,92,458 मीटर पर सेकंड। 29,97,92 2,99,079, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 29,97,92,458 मीटर पर सेकंड, इतना हुआ। बाद में इसी प्रकाश की चाल को सार्थक अंक और कोटिमान के आधार पर 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड रखा गया। अच्छा, ये मान आता कैसे जरा देख लेते हैं। 29,97,92,458 इस मान को कैसे इतना लिख दिया गया ये देखेंगे। देखिए क्या इसे इतना लिखा जा सकता है 2.99792458 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या इसको 10 के पावर 8 लिखा जा सकता है? और जब हम किसी मान का, जब कोई मान दशमलव में होता है इसका सार्थक अंक लेते हैं तो कोई संख्या अगर 5 से बड़ी हो तो उसका एक अंक अगली संख्या में जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा कितना, देखिए तो 8 है, 8 का हो जाएगा कितना 5, 5 में एक जुड़ेगा 6 हो जाएगा। 2.997925 246 गुणे 10 के पावर 8। फिर सार्थक लेंगे 2.99792, 6 का एक जुड़ेगा 5 गुणे 10 के पावर 8। फिर 2.9979 इसका एक जुड़ेगा 3 गुणे 10 के पावर 8। इसका मान 3 जो है 5 से छोटा है। जब 5 से छोटा मान है तो इसका एक अंक टूटेगा नहीं, तो इसे लिख देंगे 9979 गुणे 10 के पावर कितना 8। ये फिर इसका एक जुड़ जाएगा इसमें 2.998 गुणे 10 के पावर 8। अब बात आती है, फिर से देखेंगे ये 8 है और इसका एक अंक इसमें जुटेगा तो ये हो जाएगा 9 1 10, हासिल बचा 1, और एक इसमें जुड़ेगा 9 1 10, हासिल बचा 1, ये हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से इसका कन्वर्जन 3 गुणे 10 के पावर इतना होता है। तो पहले जो है हम लोग की बुकों में 3.0 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड लिखा जाता था। प्रकाश की चाल को इस तरीके से संबोधित किया जाता था, ऐसे संबोधन होता था। मतलब 0.0 ये बताता था कि ये जो मान है ये एक्यूरेट मान नहीं है, इस मान को निकाला गया है सार्थक अंक और कोटिमान के द्वारा। लेकिन अब धीरे धीरे 0.0 को किताबों से हटा दिया गया है। अब सामान्यतः यह मान लिया जाता है प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। बात समझ आ रही है?
प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है। ठीक है, इतना मान लिया जाता है, ये प्रकाश की चाल मान ली जाती है। तो इस तरीके से प्रकाश की चाल, देखिए प्रकाश की चाल को भी डेवलप होने में लगभग 400 साल लगे, 300 साल का समय लगा प्रकाश की चाल को भी डेवलप होने में। मतलब प्रकाश की चाल को एक्यूरेट फाइंड आउट करने में लगभग 300 से 400 साल का समय लगा। और अलग अलग साइंटिस्टों का इस पे अलग अलग योगदान रहा, और धीरे धीरे इसका जो एक्यूरेट मान था 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड इसका मान है। तो सबसे पहली बात थी कि देखिए इसका जो मान था सबसे पहले ज्ञात किया गया था 1.4 × 10⁴ किलोमीटर/सेकंड, गैलीलियो के द्वारा व्यक्त किया गया। भले ही ये मान गलत था, लेकिन प्रकाश की चाल के लिए एक पहला कदम था। प्रकाश की चाल ज्ञात करने के लिए इनका एक पहला कदम था, जिन्होंने गैलीलियो ने अपना पहला कदम बढ़ाया, और धीरे धीरे इस पथ पर चल करके हमें एक एक्यूरेट मान मिल पाया, प्रकाश की चाल को हम लोग ज्ञात कर पाए। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से चीजें डेवलप हुई। तो इसके बाद प्रकाश के गुण के बाद सबसे पहली परिभाषा हमारी आती है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन बताइए। प्रकाश का परावर्तन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसकी व्याख्या यूक्लिड ने 300 BC पूर्व कर दी थी। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, LIGHT, प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश के परावर्तन के लिए दो चीजें हैं। एक प्रकाश के परावर्तन की होती है परिभाषा, और एक होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो दोनों चीजें सीखेंगे, प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा और प्रकाश के परावर्तन का नियम, दोनों देखेंगे। आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। कहेंगे जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर किसी चिकने तल से टकराता है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन कहलाता है। ये तो हो जाता है प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा। इसको हम लोग कह सकते हैं प्रकाश के परावर्तन क्या है, परिभाषा है, ये हमारी डिफिनेशन है। ठीक है, ये हमारी डिफिनेशन होगी। लेकिन प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन का हम लोग बनाते हैं फिगर। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का बनाते हैं हम लोग फिगर। फिगर कैसे होता है? देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा कोई चिकना तल है जिसका एक पटल से रिफ्लेक्टेड है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारा क्या है, इसको लिखते हैं परावर्तक पृष्ठ। अब प्रकाश की किरण इस पे आपतित होती है। देखिए, प्रकाश की किरण इस पे आपतित होती है, तो इसको हम लोग कह लेंगे आपतित किरण।
आपतित किरण, ठीक है। और प्रकाश जिस बिंदु पर आपतित होता है उस बिंदु पर परावर्तक तल के लंबवत, ये जो परावर्तक तल है इसके लंबवत एक हम रेखा खींचते हैं, परावर्तक तल के लंबवत एक हम रेखा खींचते हैं, जिस रेखा को हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। और अभिलंब तथा आपतन कोण के बीच जो कोण बनता है, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है, इसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, और ये हमारा होता है आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण। और प्रकाश देखिए, जितने कोण पर किसी तल पर आपतित होता है, प्रकाश जितने कोण पर आपतित होता है उतना ही कोण पर परावर्तित हो जाता है उसी माध्यम में। तो देखिए, इसी के माध्यम परावर्तित हो गया, ठीक है। तो इसे हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण, ठीक है। और यहां पर जो कोण बना ये हमारा आर बना, इसे हम लोग कहेंगे परावर्तक कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण, इसे भी लिख सकते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। इस तरीके का आप फिगर बना सकते हो। बात समझ में आ रही है? इससे हम लोग कभी कभी ये जो होता है आपतन कोण, इसको हम लोग थीटा आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं किसी किसी बुक में, और इसको हम लोग थीटा आर से भी प्रदर्शित करते हैं। कैसे? घबराने वाली बात नहीं। तो अगर हम लोग लिखे यहां पे प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला हो गया यहां पे लिखेंगे पहला नियम कहेंगे कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण एवं अभिलंब। देखिए, समझिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। सबसे पहले दूसरा नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है भाई? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। कहते हैं थीटा आई बराबर थीटा आर, ओ आर आर कह लेते हैं, अथवा इसको इतना भी लिखा जा सकता है कोण आई बराबर कोण आर। देखिए, ये चीजें होती हैं। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे कहते हैं, तो कह देंगे, देखिए, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच
अविलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण तथा अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण को थीटा आर से या कोण आर से, आपतन कोण को थीटा आई से प्रदर्शित करते हैं। सबसे सरल बात हो जाती है। ठीक है, ये हमारा हो गया परावर्तक पृष्ठ, ये आपतित किरण हो गई, ये हमारी परावर्तित किरण हो गई, आपतन कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया। आपतन कोण को देखिए थीटा आई से, ये परावर्तन कोण को थीटा आर से। इस तरीके से ये देता है सवाल और 2 नंबर में आता है। 2 नंबर में, क्लास 12 की बात है तो 2 नंबर में, और अगर क्लास 10th में अगर आता है तो ये 3 या 4 नंबर में देता है। तो इस तरीके से हम प्रकाश की परिभाषा लिखते हैं, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा, और प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम और दूसरा नियम ऐसे लिख लेते हैं। ऐसे हम लोग फिगर बना देते हैं। ये चीजें होती है। समझ में आ रही है बात? बोलिए, कोई डाउट है यहां तक? यहां तक मुझको नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। ये परावर्तन के कुछ नियम हो गए। ठीक है, अगर हम बात करें तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है ये स्नेल के नियम का पालन करता है। हम लोगों ने कल पढ़ा था स्नेल का नियम। ठीक है, क्या पढ़ा था? स्नेल का नियम। तो यहां पे लिख देते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन स्नेल के नियम का पालन करता है। स्नेल के नियम का पालन करता है। क्या पालन करता है भाई? साइन आई बराबर साइन आर, स्नेल का नियम था। n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। तो n1 और n2 का मान दोनों बराबर है, तो कह सकते हैं साइन आई बराबर साइन आर। वही बात हो गई है ना। स्नेल का जो दूसरा नियम है वो स्नेल के नियम का पालन करता, सॉरी, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम स्नेल के नियम का पूर्णतः पालन करता है। ये बहुत ही सरल बात हो जाती है प्रकाश के परावर्तन की। अब प्रकाश का परावर्तन भी 2 प्रकार का होता है। सबसे बड़ी बात, प्रकाश का परावर्तन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्यादा नहीं, है ना, बिना परिभाषा के थोड़ा सा देख लेंगे तो समझेंगे इसे। प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन, एक अनियमित परावर्तन। ठीक है, देखिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है, पहला है नियमित परावर्तन, और दूसरी बात करें अनियमित परावर्तन। इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसे कहते हैं इरेगुलर, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें, नियमित परावर्तन की, तो जब प्रकाश किसी समतल तल पे, जैसे मान लीजिए समतल तल है और समतल तल पर जब प्रकाश आपतित होता है, तो समतल तल पर जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश आपतित होते हैं, प्रकाश समांतर आपतित होते हैं, तो वो प्रकाश परावर्तन के पश्चात भी समांतर रूप से आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जैसे ये हो गया, ये प्रकाश परावर्तन के पश्चात भी, देखिए ये आपतित किरण हो गया, आपतित किरण, और ये हमारी परावर्तित किरण हो गई, परावर्तित किरण। और ये किरणें समांतर रूप से आपतित हो रही है तल पर और समांतर रूप से परावर्तित भी हो रही है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा नियमित परावर्तन। लेकिन जब प्रकाश किसी खुरदरे तल पर गिरता है, ठीक है, जब प्रकाश किसी खुरदरे तल पर गिरता है तो प्रकाश समांतर आपतित होता है, प्रकाश पटल पर समांतर रूप से आपतित होता है, परंतु परावर्तन के पश्चात यही प्रकाश
अलग अलग दिशाओं में, देखिए अलग अलग दिशाओं में विस्तृत हो जाता है, अलग अलग दिशाओं में विस्तृत हो जाता है। इस प्रकार का परावर्तन अनियमित परावर्तन कहलाता है। समझ में आ रही है बात? जब प्रकाश किसी समतल पृष्ठ पर गिरता है तो समांतर प्रकाश आपतित होने के बाद वह प्रकाश समांतर रूप से परावर्तित होता है, एक ही दिशा में परावर्तित होता है। ऐसा प्रकाश का परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। लेकिन जब कभी भी प्रकाश खुरदरे तल पर गिरता है ना, खुरदरे तल पर गिरता है, तो समांतर प्रकाश किरणें पटल पर गिरने के पश्चात अलग अलग दिशाओं में वितरित हो जाती हैं, छिन्न भिन्न हो जाती हैं। इस प्रकार की घटना अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एक हो गया नियमित और एक हो गया अनियमित। दो रूपों में चीजें हुई। अब लाइट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है, प्रकाश की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। आप लोग दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते होंगे। जब आप शीशे के सामने अपने अपने ही चेहरे को देखते हैं, जब शीशे के सामने अपने ही चेहरे को देखते हैं, प्रतिबिंब, इसको हम लोग कहते हैं इमेज। जब हम लोग शीशे के सामने अपने ही चेहरे को देखते हैं शीशे के अंदर, तो हमारे जैसा ही, जैसे हम एक वस्तु है तो हमारे जैसा ही एक आकृति निर्मित हो जाती है शीशे के अंदर, जो हमारा प्रतिबिंब कहलाती है। और ये जो प्रतिबिंब होता है न ही शीशे में बल्कि पानी की सतह पर भी, पानी हो, बाल्टी में पानी ले लीजिए और उसके सतह पर भी अगर आप अपने फेस को देखेंगे या किसी वस्तु को देखेंगे तो उसका जो फेस होता है, उसका जो बिंब का जो प्रतिबिंब होता है वो उस पर दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब की घटना ये घटना है, जब देखिए सबसे पहली बात कि प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब बिंब का ही एक स्वरूप होता है, आभासी स्वरूप होता है। और ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक होता है और एक आभासी होता है। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, जैसे समतल दर्पण में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो वस्तु का जो बिंब है, हम वो अगर बिंब है तो हमारा जो प्रतिबिंब मतलब हमारे जैसा जो हमारी आकृति जो दिखाई दे रही है वो वस्तु के अंदर दिखाई दे रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा आभासी प्रतिबिंब है। लेकिन अगर हम किसी गोले दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण को लेते हैं और अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी भी होता है, वास्तविक भी होता है, सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। तो यदि प्रतिबिंब दर्पण के बाहर प्राप्त होता है, दर्पण के बाहर, दर्पण से बाहर अगर प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है। और यदि दर्पण के अंदर प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है? आभासी। तो सबसे सरल बात यह है कि यदि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के अंदर होगा तो आभासी होगा, दर्पण से बाहर होगा तो वास्तविक होगा। ये दो घटनाएं हैं। तो हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि प्रतिबिंब होता क्या है, ठीक है? तो कहेंगे जब प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं
उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। प्रतिबिंब, अभी हमने बताया प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा हो गया काल्पनिक या आभासी। सबसे बड़ी बात, ठीक है। अब ये दो चीजें हो गई कि प्रतिबिंब जो होता है एक वास्तविक होता है और एक क्या होता है, आभासी होता है, ठीक है। प्रतिबिंब जो होता है एक वास्तविक होता है, एक आभासी होता है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होते हैं इसे देख लेते हैं। जब परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और दूसरा काल्पनिक, जब परावर्तित किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं तो ऐसा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ऐसा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ऐसा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। बात समझ आ रही है? बोलिए। एक हो गया रियल इमेज, एक होता है इमेजिनरी इमेज। दो इमेज की बात की जा रही है, एक रियल इमेज की बात की जा रही है, वास्तविक इमेज, इसे हम लोग अंग्रेजी में कह लेते हैं रियल इमेज, सॉरी। और ये होता है इमेजिनरी इमेज। एक काल्पनिक होता है, एक वास्तविक होता है, दो इमेज की बात की जाती है, ठीक है। और इनकी अलग अलग चीजें होती हैं। और ये जो इमेज होते हैं ये दर्पण के आधार पर निर्भर करते हैं कि कौन सा दर्पण कैसा है। समतल दर्पण है या गोली दर्पण है, समतल दर्पण क्या प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण क्या प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें अलग अलग है। समतल दर्पण एक ही प्रकार का होता है, गोली दर्पण सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, प्रकाश का परावर्तन और प्रतिबिंब से लेकर के सारी चीजें वन बाय वन समझ में आई होंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।
और सारी चीजें वन बाई वन समझ में आई रही होंगी, क्योंकि हम विस्तार पूर्वक वन बाई वन टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे दर्पण को लेकर के, दर्पण क्या है और दर्पण के कितने प्रकार होते हैं और दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। इन सारी बातों को अगली टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए देखते रहिए विद्या वृक्ष। विद्या वृक्ष को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।